नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज थर्सडे है और आज बीएससी फाइनल ईयर के लिए टॉपिक रहता है। तो बीएससी फाइनल ईयर का वही टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और वो हमारा टॉपिक था बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट बीएससी फाइनल ईयर के लिए। इसको हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में कुछ अध्ययन किया था कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, किस तत्व को ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, किस तत्व की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, किस तत्व की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और इसके अलावा हमने मेटल पोरफायरिन के बारे में बात की, जैसे क्लोरोफिल के बारे में बात की, उसके अलावा हीमोग्लोबिन के बारे में बात की, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बारे में बात की, और हीमोग्लोबिन की जो प्रवृत्ति है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है वो किस प्रकार से जाता है उसके बारे में बात की। आज हम उसी से आके स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, एक आपने चीज सुनी होगी कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़कर एक कंपाउंड का निर्माण करता है जिसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये क्या होता है कार्बोक्सी अगर हम तुलना करें HbO2 की और अगर हम तुलना करें HbCO की, तो HbO2 जो होता है इसके बीच का जो यहाँ पर बंध होता है ये दुर्बल प्रकार का होता है। इसी वजह से जब ये सेल में जाता है तो सेल में जाकर यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और किसको प्राप्त हो जाएगा, सेल। जबकि जो HbCO के बीच का जो बॉन्ड होता है ये प्रबल प्रकार का बॉन्ड होता है और प्रबल प्रकार का बॉन्ड होने के कारण ये Hb और CO में नहीं टूटता, ऐसे होता ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब CO इसके साथ में जुड़ा रहेगा तो प्रबल प्रकार का बॉन्ड है और ये जल्दी से टूटेगा नहीं, तो उसके स्थान पर O नहीं जुड़ सकता, और जब CO के स्थान पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकता तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर नहीं जा सकता, और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर नहीं जा सकता तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करेगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन से। मतलब अगर हाइड्रोकार्बन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और अगर उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी वगैरह जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो हाइड्रोकार्बन का दहन होता है तो वहां पर उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस वजह से अंगीठी के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड Hb के साथ जुड़कर किसका निर्माण करता है, HbCO, मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बीच का बंध जो होता है वो प्रबल होता है और टूटता ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगी नहीं और व्यक्ति की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो कि इसके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बनने वगैरह को समझाया जाता है, जिसके आधार पर अब देखिए आगे हम आज का हमारा जो अगला टॉपिक है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। वो हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की तुलना। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की तुलना, मतलब कंपैरिजन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। सबसे पहला जो इनकी चीज है वो क्या है, दोनों ही क्या है, हीम प्रोटीन है। दोनों ही क्या होते हैं, हीम प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर आयरन पाया जाता है। उसके अलावा दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों में ग्लोबिल कुंडलियां पाई जाती हैं। ग्लोबिल कुंडलियां मतलब कॉइल्स होती हैं, ग्लोबिल कॉइल्स पाई जाती हैं इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम अंतर के बारे में बात करें, अब ये दोनों तो इनके अंदर क्या है, ये दोनों इनके अंदर क्या है, समानताएं हैं। इनके अंदर ये दोनों समानताएं हैं, मतलब ये दोनों सेम कैरेक्टर्स हैं इनके, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी विभिन्नताओं के बारे में, तो सबसे पहले जो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन में
करीबन 150 से 160 अमीनो अम्ल युक्त क्या पाई जाती है, पीपीसी पाई जाती है। पीपीसी का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। 150 से 160 अमीनो अम्ल युक्त पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। और अब इसमें एक ही ग्लोबिन प्रोटीन होता है, एक ही ग्लोबिन प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन में, और इसके अलावा इसके अंदर एक ही हीम होता है। हीम शून्य क्या होता है, एक ही पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन जैसी 4 इकाइयां पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मायोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन में तो 150 से 160 अमीनो एसिड युक्त एक पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, और इसमें एक ही ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हिमोग्लोबिन होता है। जबकि हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन जैसी 4 इकाइयां पाई जाती हैं, और ये हीमोग्लोबिन में जो 4 इकाइयां होती हैं 2 टाइप की होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। इनमें से जो अल्फा इकाई होती है, अल्फा इकाई, इसमें कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, 141 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और इसमें 146 अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन पाया जाता है। तो ये पहला अंतर हो गया इसका। अब इसके बाद में दूसरे अंतर के बारे में बात करते हैं, उसे देखिए। दूसरे अंतर को देखिए ये सारा जो लेसन है, ये जो सारी जो आपकी यूनिट है, ये किस प्रकार से थ्योरेटिकल यूनिट है। उसके बाद दूसरा अंतर क्या है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम है रक्त का परिवहन करना, रक्त का परिवहन करना। और ये कहाँ पाया जाता है, ये रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है, रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है, आर्टरीज और वेन्स के अंदर पाया जाता है। जबकि मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन का काम होता है रक्त का संग्रहण करना, रक्त का संग्रहण करना। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है टिश्यूज में, ऊतकों में, या किसमें पाया जाता है, सेल में या कोशिका। ठीक है, अब देखिए, अब एक अंतर तो ये हो गया। अब इसका अगला अंतर क्या है, देखो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ HbO2 बनाता है तो ये आसानी से इजीली टूट जाएगा, आसानी से किसके अंदर टूट जाएगा, Hb+O2 के अंदर। लेकिन मायोग्लोबिन जब उस O2 के साथ बंध बनाता है तो ये कौन सा बंध बनाता है, ज्यादा प्रबल बंध बनाता है, और Mb+O2 में नहीं टूटता, आसानी से नहीं टूटता, टूटता तो है, आसानी से नहीं टूटता। और ये केवल तभी मुक्त करता है, मतलब Mb+O2 तभी बनेगा जब सेल को आवश्यकता होगी, जब कोशिका को आवश्यकता होगी, उसी कंडीशन में निर्माण होगा, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ठीक है, अब ये इसके अंदर कुछ तुलनात्मक अध्ययन हमने कर लिया कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन तो परिवहन का काम करता है, जबकि जो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन किस प्रकार का काम करता है, मायोग्लोबिन उसको स्टोर करने का काम करता है, उसको संग्रह करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली। अब ये इसके तुलनात्मक अध्ययन हो गया। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो टॉपिक है हमारा साइटोक्रोम। साइटोक्रोम देखिए क्या होता है, अगला टॉपिक है हमारा साइटोक्रोम। इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम कई प्रकार के होते हैं, साइटोक्रोम A, B, C, D, इस प्रकार से कई प्रकार के साइटोक्रोम होते हैं, और ये सभी स्तनधारियों में पाया जाता है, जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी में पाया जाता है। इसके अलावा उन सभी में पाया जाता है जिनमें हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन जो है, उन सभी के अंदर पाया जाता है जिनमें ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में प्राणवायु होती है। मतलब जितने भी जीव, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल किंगडम के हों, जिनमें ऑक्सीजन को प्राणवायु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी में साइटोक्रोम का है। अब साइटोक्रोम का काम क्या है, साइटोक्रोम का काम है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का परिवहन करना। ये किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन वाहक की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी क्या पाया जाता है,
अब ये प्रोसेस होता कैसे है, इसके अंदर प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, हीम प्रोटीन पाया जाता है। और अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे करता है, इसके अंदर पाया जाता है Fe+2 जो किसके अंदर बदलता रहता है Fe+3 और Fe+3 किसके अंदर बदलता रहता है Fe+2 में। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, आगे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, दे दिया गया, वहां से वापस इलेक्ट्रॉन हो गया, ले लिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये Fe+2 देखिए, यहाँ पर वही चीज दे रखी है Fe+2 और Fe3, Fe+2 किसके अंदर बदल गया Fe3 में, और वापस अंतर परिवर्तन की क्रिया इसमें चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का वहन करेगा, जहां पर जरूरत होगी वहां पर जाके इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा और इलेक्ट्रॉन के वाहक का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में, उसको बड़े ध्यान से देखिए इसकी संरचना। हाँ जी, ये संरचना किसकी है, ये है साइटोक्रोम सी की संरचना। साइटोक्रोम सी की संरचना है। अब साइटोक्रोम सी में भी आप देख रहे हैं कि हीम प्रोटीन, मतलब ये कौन सी वलय है साइटोक्रोम सी में, ये जो वलय है इतनी, ये कौन सी वलय है, 4 5 ठीक है, जिसमें Fe जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। उसके अलावा ये ग्रुप यहाँ पर, ये ग्रुप यहाँ पर, ये ग्रुप यहाँ पर, CH3 यहाँ पर कौन सा प्रोटीन जुड़ा रहेगा सर। तो ये साइटोक्रोम सी की संरचना है, इसको आप बड़े ध्यान से बना लीजिए। एक बार मैं जो उसके ऊपर बना हो उसको अरब कर देता हूँ। देखिए ये संरचना 2017 में ये संरचना पूछी गई थी साइटोक्रोम सी की, तो ये साइटोक्रोम सी की संरचना है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर और बड़े ध्यान से बना सकते हैं। यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो साइटोक्रोम सी की, ठीक है, हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं हेमेथ्रिन के बारे में। हेमेथ्रिन क्या होता है, तो एक बार इसको साइड में कर देते हैं। हाँ भाई देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है ये कौन सा है, अगला हमारा टॉपिक है हेमेथ्रिन। हेमेथ्रिन किसके अंदर पाए जाते हैं, हेमेथ्रिन पहली बात तो पाए जाएंगे जलीय जीवों में। किसमें पाए जाएंगे, जलीय जीवों में पाए जाएंगे। जल के अंदर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर हेमेथ्रिन पाए जाते हैं। और ये किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं ऑक्सीजन परिवहन का। किसका काम करेंगे, ऑक्सीजन परिवहन का। किसके स्थान पर होते हैं, हीमोग्लोबिन के स्थान पर, हीमोग्लोबिन के स्थान पर होते हैं। और किनमें पाए जाते हैं, जिनमें विकसित श्वसन तंत्र नहीं होता, जिनमें विकसित श्वसन तंत्र नहीं होता उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जलीय जीवों में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन परिवहन का काम करते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन के स्थान पर। अब देखिए हीमोग्लोबिन और इसमें अंतर क्या है, प्रोटीन है लेकिन हीम प्रोटीन नहीं है। ठीक है, प्रोटीन है, आयरन के प्रोटीन है, 4 संरचना नहीं है। अब देखिए ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन तो है लेकिन आयरन के प्रोटीन नहीं है, आयरन नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, आयरन नहीं होता। तो हेमेथ्रिन क्या है, हेमेथ्रिन जलीय जीवों में पाया जाने वाला, हम ये कह सकते हैं कि हेमेथ्रिन जलीय जीवों में पाया जाने वाला एक प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है जो आयरन का प्रोटीन नहीं होता। और ये इस प्रकार के जीवों में पाया जाता है जिनमें कोई विकसित श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। अर्थात विकसित श्वसन तंत्र का मतलब क्या है कि जो जलीय जीव होते हैं उनकी संपूर्ण त्वचा ही, जब हम जलीय जीवों के बारे में बात करते हैं तो जलीय जीवों की संपूर्ण त्वचा, इनकी जो जलीय जीव हैं इनकी संपूर्ण त्वचा, सारे जलीय जीव नहीं जिनमें ये पाया जाएगा, इनकी संपूर्ण त्वचा, पूरी स्किन किसका काम करती है, श्वसन का कार्य करती है। इनकी संपूर्ण त्वचा किसका काम करती है, श्वसन का। तो उसमें क्या पाया जाएगा, हेमेथ्रिन पाया जाएगा।
अब ये किस तरीके से जुड़ता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार वापस इसको देख लेते हैं। हेमरथ्रिन क्या होता है? हेमरथ्रिन जलीय जीवों में पाया जाता है, ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है, हीमोग्लोबिन के स्थान पर होता है, हीमोग्लोबिन जैसा ही होता है, प्रोटीन है लेकिन इसमें आयरन नहीं पाया जाएगा। विकसित श्वसन तंत्र जिनका नहीं होता उनमें हेमरथ्रिन पाया जाता है, और जिन जीवों का विकसित श्वसन तंत्र नहीं होता उनमें संपूर्ण त्वचा ही किसका काम करती है? श्वसन का काम करती है। तो देखिए ये किस प्रकार से इसका ऑक्सीजनीकरण होता है, तो इसको अपने अब ध्यान से देखते हैं हेमरथ्रिन के ऑक्सीजनीकरण को। हाँ जी, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हेमरथ्रिन के ऑक्सीजनीकरण का। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजनीकरण होता है, ये हेमरथ्रिन की संरचना है। ये अलग अलग प्रकार के इसके अंदर अमीनो एसिड हैं, एस्पार्टिक एसिड है, हिस्टिडिन है, ग्लूटामिन है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर जुड़ के और इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेंगे। हेमरथ्रिन का ऑक्सीजनीकरण, ये प्रोटीन अलग अलग है। देखो यहाँ पर इनके अंदर आयरन नहीं है, इसके अंदर आयरन है। ये प्रोटीन है, यहाँ पर आयरन है लेकिन इनके अंदर कहीं भी आयरन नहीं है। तब इसमें होता क्या है? ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ेगी और जुड़कर किस प्रकार की संरचना का निर्माण कर देगी? इस प्रकार से इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ से वाला जो बॉन्ड है ये OH है, बाहर आ गया, यहाँ से टूट गया, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का इसने ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर मतलब ये यहाँ से बाहर इधर आ जाएगा, देखो ये वाला यहाँ से बाहर इधर आ गया। अब जैसे ये बाहर आता है तो इसके बीच में क्या जुड़ जाएगी? एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो इसमें ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसको आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए किस प्रकार से इसमें ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्षार और क्षारीय मृदा धातु आयनों की जैविक भूमिका। क्षार और क्षारीय मृदा धातु आयनों की जैविक भूमिका कौन सी होती है? आप ये देखते हैं कि दो प्रकार के, सामान्यतः जब हम बात करें हमारे पास दो प्रकार की धातुएं होती हैं। एक होती है क्षार धातु, एक होती है क्षार धातु और एक होती है क्षार मृदा धातु। अब क्षार धातु क्या होती है? वर्ग प्रथम की आवर्त सारणी का जो पहला ग्रुप है, प्रथम वर्ग है, उसके अंदर जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं सबको क्षार धातुएं कहते हैं, और वर्ग द्वितीय के अंदर जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग प्रथम में जो धातुएं पाई जाएंगी उनको क्षार धातु कहेंगे, और वर्ग द्वितीय में जो धातुएं पाई जाएंगी उनको क्षारीय मृदा धातुएं कहेंगे, ठीक है। अब देखिए वर्ग प्रथम में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? उसमें लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, फ्रेंशियम होता है, सीजियम होता है, ठीक है। अब ये सारी की सारी, और रुबिडियम होता है, ये सारी की सारी प्रथम की हैं। और उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे में कौन सी होती है? दूसरे में बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरिलियम होता है, ये सारी की सारी उसके अंदर पाई जाती हैं। तो इनमें से सारी की सारी तो जो जीवित जीव है उसके अंदर नहीं पाई जाती, या किसी से जीव तंत्र में नहीं पाई जाती। मुख्य रूप से कौन कौन सी धातुएं पाई जाएंगी? क्षार धातुओं में तो मुख्य रूप से कौन कौन सी पाई जाती हैं? क्षार धातुओं में तो Na+ पाया जाएगा, या क्या पाया जाएगा? K+। ये दोनों तो क्या होती हैं? ये दोनों होती हैं बेस मेटल्स। बेस मेटल्स क्षार धातुओं में तो ये पाया जाएगा। और जब हम बात करेंगे क्षारीय मृदा धातुओं की तो उनके अंदर क्या पाया जाएगा? Ca+2 पाया जाएगा और Mg+2 पाया जाएगा। और ये किसके अंदर होता है? एल्कलाइन बेस मेटल्स, एल्कलाइन बेस मेटल या क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करते हैं। क्षार धातु सोडियम और पोटेशियम आयन तथा क्षारीय मृदा धातु मैग्नीशियम+2 और Ca+2 आयन जीवन में अत्यधिक महत्व है। अब रासायनिक दृष्टि से ये दोनों समान हैं, सोडियम और पोटेशियम, और मैग्नीशियम और कैल्शियम भी एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन इनकी जो भूमिकाएं होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अब देखिए इसमें एक ध्यान रखना है कि सोडियम और कैल्शियम जो है, सोडियम और कैल्शियम तो किससे बाहर रहेंगे? सोडियम और कैल्शियम Ca+2, ये तो बाहर रहेंगे सेल के, ठीक है, ये सेल होगी। सोडियम और Ca+2 तो सेल के बाहर रहेंगे, ठीक है। और जो K+ और Mg+2 है ये कहां पर होंगे? यहाँ पर क्या होगा? K और Mg+2। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सोडियम और कैल्शियम तो बाहर रहेंगे, अंदर कोशिका का क्या रहेगा? पोटेशियम रहेगा और मैग्नीशियम रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात,
कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो 7000 पिकोमीटर या 70 एंगस्ट्रॉम की होती है। अब कोशिका भित्ति जो है ये प्रोटीन की डबल परत से बनी होती है और फास्फोलिपिड द्वारा अलग अलग प्रकार से होती है। इन लिपिडों में से आयन गुजर नहीं सकते जब तक कि उनका एनकैपुलेशन ना हो, मतलब उनके ऊपर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर ना मिल जाए। इस प्रकार से कोशिका को घेरे हुए आयन कोशिका भित्ति की एक कार्बनिक लिपिड विलयशील सतह बनाते हैं। अब अधिकांश जंतु जो हैं कोशिकाओं के भीतर K+ आयनों की सांद्रता, ज्यादातर जो जंतु हैं उनके कोशिका के भीतर K+ की सांद्रता कितनी होती है? 0.15 मोल। और कोशिकाओं के बाहर इसकी सांद्रता कितनी होती है? 0.004 मोल। वही हमने कहा, अंदर इसकी सांद्रता ज्यादा, बाहर इसकी सांद्रता कम। इसी प्रकार Na+ जो आयन है उनकी सांद्रता कोशिकाओं में कितनी होगी? 0.01 मोल होगी, जबकि कोशिकाओं के बाहर जो इनकी सांद्रता होगी वो 0.15 होगी। मतलब कि बाहर ज्यादा रहते हैं और कैल्शियम जो पोटेशियम होते हैं वो अंदर ज्यादा रहते हैं। अब इसकी सांद्रता को बराबर रखने के लिए, इतनी सांद्रताएं हमेशा फिक्स रहें, इस सांद्रता को बराबर रखने के लिए एक प्रोसेस काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर जो है वो इन दोनों को बराबर रखने के लिए काम करता है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ आयन यहां से बाहर जाएंगे और कुछ आयन बाहर से अंदर आएंगे। सेल है, इस सेल में कुछ आयन अंदर आएंगे, कुछ आयन बाहर जाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करेगा और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा हमें कहां से मिल जाएगी? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमें ये ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर हमको ये देखना है कि एटीपी, एक एटीपी का अणु 3 Na+ आयनों को कोशिका से बाहर निकाल देता है, जबकि 2 K+ आयनों और 1 H+ आयन को कोशिका के भीतर ले आता है। तो इसको थोड़ा समझिए आप यहां पर, ठीक है। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? Na+, तो हमको इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो 3 Na+ को क्या करेगा? एक एटीपी क्या करेगी? 3 Na+ को यहां से बाहर निकाल देगी और अंदर कितने ले आएगी? K+ को कहा लेके आएगी? अंदर एक एटीपी, कितने K+ को? 2 K+ और 1 H+ को। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसी को सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। मतलब सोडियम का बाहर निकलना, पोटेशियम का अंदर आना, सोडियम का बाहर निकलना, पोटेशियम का अंदर आना, जिससे कि इसकी जो सांद्रता है वो मैनेज रहे, जिससे कि इसकी जो कंसंट्रेशन है दोनों की वो मैनेज रहे, उसी को सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, ठीक है। अब ये K+ जो है इसकी आवश्यकता क्यों है? K+ जो है इसकी कोशिका के अंदर आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता है ग्लूकोज के पाचन के लिए। ग्लूकोज का जो पाचन होगा उसमें किसका कौन काम आएगा? एंजाइम काम आएगा। ग्लूकोज का पाचन जब होता है उसमें एंजाइम काम आता है और उस एंजाइम को सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोटेशियम की, K+ की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या चलता रहता है कि कोशिकाओं के भीतर जो है वो Na+ आयन बाहर निकलेंगे, ठीक है, और कोशिकाओं के अंदर जो जाते हैं वो पोटेशियम अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंजाइम एटीपेज कार्य करता है पंप के रूप में। अब देखो कि ये होता कैसा है, इसको पहले ध्यान से देखिए। अब इसको पहले समझते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? ये हमारा एक सेल है, कोशिका, ठीक है। इसको हम इस तरह करते हैं, हाँ भैया देखो, मान लो ये हमारी सेल है, ठीक है। इस सेल पर बड़े बड़े प्रोटीन के अणु होते हैं ऐसे, ठीक है, बड़े बड़े प्रोटीन के अणु। इनके बाहर की तरफ यहां पर तो क्या आ जाता है? K+, और इसके अंदर की तरफ यहां पर क्या आ जाता है? Na+, ठीक है। 3 Na+ बाहर जाएंगे, 2 K+ बाहर आएंगे। अब ये रिवॉल्विंग डोर है, मतलब मान लीजिए कि ये एक कोशिका का आंतरिक भाग है, तो यहाँ पर Na+ चिपक जाएगा। ये कोशिका का बाहरी भाग है, यहाँ पर K+ चिपक जाएगा। अब क्या होगा? ये दरवाजा ऐसे घूम जाएगा। जब ये रिवॉल्व हो जाएगा तो इसका मतलब ये अंदर चला गया और ये बाहर चला गया। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? ये रोटेट हो जाएगा, और जैसे ही ये रोटेट होता है, देखो इसको, नेक्स्ट प्रोसेस में मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूं।
नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये हो जाएगा रोटेट, ठीक है। इसके रोटेट होते ही 2k+ तो क्या चले जाएंगे, 2k+ तो अंदर चले जाएंगे, ठीक है, मतलब घूम गया, घूमने वाला दरवाजा, इसकी तरह काम करता है ये। और ये होता क्या है, प्रोटीन अणु होता है, प्रोटीन अणु, ठीक है। तो K+2 तो अंदर चले जाएंगे और जो सोडियम है वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये इसका एक सामान्य मैकेनिज्म होता है कि जो कोशिका भित्ति है वहां पर प्रोटीन के बड़े बड़े अणु होते हैं, जिसमें अंदर के अब सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने के लिए काम है, Na+K+ पंप को चलाने के लिए काम है। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ATP की। और ATP यहाँ पर किस प्रकार से काम करता है, एक ATP 3 Na+ को तो लेकर जाएगा बाहर, और एक ATP क्या करेगा, एक 2k+ को और 2 K+ को और एक H+ को लेके आएगा अंदर, ठीक है। तो 3 है दोनों में, एक में H+ होता है, एक में K होता है। होता कैसे है, प्रोटीन जो कोशिका भित्ति है उस पर प्रोटीन के बड़े बड़े अणु पाए जाते हैं। अब इन प्रोटीन के बड़े बड़े अणुओं पर कोशिका के अंदर से तो सोडियम आकर चिपक जाएगा और कोशिका के बाहर से पोटेशियम आकर चिपक जाएगा। जब ये सांद्रताएं पूरी भर जाएंगी तो वो ऐसे रिवॉल्व हो जाएगा, जैसे ये घूम गया, ऐसे घूम जाएगा। जैसे घूमेगा ये सोडियम बाहर और ये पोटेशियम अंदर। तो इस प्रकार से सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, कार्य करता रहता है। तो हमने यहाँ पर किसके बारे में बात की, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात की। सोडियम पोटेशियम पंप किसके लिए आवश्यक है, सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर होता क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप में, एक मिनट अपने वापस इसको देख लेते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या क्या कुछ होता है, देखिए सोडियम पोटेशियम पंप में अलग अलग प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, जैसे सोडियम जो है वो बाहर जाएगा, पोटेशियम जो है वो अंदर आएगा, इसी को सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। एक ATP का अणु 3 सोडियम के अणु को और एक ATP का अणु 2 पोटेशियम के अणु और एक H+ को अंदर लेकर आता है, और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं कैल्शियम आयनों की क्या भूमिका है। अब अभी तक हमने किसके बारे में बात की, अभी तक हमने बात की क्षार धातु के बारे में। क्षार धातु के बारे में किसके बारे में बात की, सोडियम के बारे में बात कर ली, और किसके बारे में बात कर ली, पोटेशियम के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं क्षारीय मृदा धातु की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्षारीय मृदा धातु की। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षारीय मृदा धातु की। और क्षारीय मृदा धातु में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, Ca+2। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, Ca+2, कैल्शियम +2। अब इसके कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप वैसे भी डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको एक एक बार इसको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि किस प्रकार से ये होता है। देखिए, सबसे पहले कैल्शियम आयनों की Ca+2 की भूमिका क्या है, हमारा जो अवस्था, हमारा जो शरीर है उसके अंदर। देखिए, कैल्शियम आयनों का अब सबसे पहली बात तो कुछ ऐसे जलचर होते हैं, जैसे सीप हो गया, ठीक है, सीप हो गया, उसके अलावा घोंगा हो गया, ठीक है। सीप और घोंगा वगैरह जो होता है, इनका संपूर्ण शरीर किससे बना होता है, संपूर्ण शरीर किससे बना होगा, संपूर्ण शरीर बना होगा Ca+2 से। संपूर्ण शरीर इनका Ca+2 से बना होता है, ठीक है। अब कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य है शरीर को आधार प्रदान करना, शरीर को आधार प्रदान करना। जो कैल्शियम का मुख्य कार्य है वो क्या है, वो है शरीर को आधार प्रदान करना, कि शरीर को किस प्रकार से आधार प्रदान किया जाएगा, शरीर का कंकाल तंत्र का निर्माण करना, मतलब मेन चीज ये है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए इसको, सबसे पहले कैल्शियम आयन सामान्यतः ऊतकों में कणिकाओं के रूप में जमा होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इनके विभिन्न कार्यों में उपयोग लेते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, ये टिश्यूज के अंदर पाए जाएंगे ग्रेन्युअल्स के रूप में, कणिकाओं के रूप में, और इनका जब उपयोग करना होगा तब इनको बदल दिया जाएगा। कोशिका भित्ति में कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो Ca+2 आयनों को, अब कोशिका जो भित्ति है, किसी भी सेल की जो सेल वाल है, इस सेल वाल पर क्या पाए जाएंगे, Ca+2 पाए जाएंगे। इनको आकर्षित करने वाली एक प्रोटीन होती है, यहाँ पर इनको आकर्षित करने वाली एक प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन के ऊपर ये चिपके होते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उस प्रोटीन के द्वारा इनको मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? एक होता है ट्रोपोनिन, जो किसका काम करता है? मांसपेशियों का संकुचन को नियंत्रण करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको नियंत्रण करता है। दूसरा होता है पार्वल्ब्यूमिन, मछली और उभयचर जंतुओं की मांसपेशियों को नियंत्रण करता है। ये दोनों के दोनों, मतलब ट्रोपोनिन और पार्वल्ब्यूमिन दोनों के दोनों क्या करते हैं? संकुचन का नियंत्रण करते हैं। किसका नियंत्रण करेंगे? मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन का। लेकिन ट्रोपोनिन जो होगी ये किसके अंदर करेगा? उच्च वर्ग के जंतुओं में, जैसे मनुष्य वगैरह है इन सभी के अंदर। और पार्वल्ब्यूमिन जो होगी उभयचर जंतुओं या मछलियों वगैरह के अंदर ये काम करेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्लेमिडुलिन। यूकैरियोटिक्स में Ca+2 आयन के कार्य में मध्यस्थता करने वाला प्रोटीन है, जिसमें 148 अमीनो अम्ल होते हैं। हम जानते हैं जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक होते हैं यूकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो होते हैं ये उन्नत प्रकार के जीव हैं और इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोमेडुलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोलाइसिन। थर्मोलाइसिन भी कैल्शियम का एक उत्पाद है। कैल्शियम का उत्पाद है, ऊष्मा के प्रति स्थायी है और क्या करता है? Ca+2 और Zn+2 आयनों को बांध के रखने का काम करता है। नेक्स्ट है कॉल कैल्विन ए, द्विलक के रूप में। द्विलक का मतलब होता है डायमर, डायमर का मतलब होता है जिसमें दो चीजें आपस में जुड़ी हों, डायमर। द्विलक के रूप में Ca+2 और Mn+2 दोनों आयनों को बांधने वाला और शर्करा को बांधने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है स्टेफिलोकोकल न्यूक्लियेज, ये डीएनए और आरएनए के अंदर पाया जाता है। 149 अमीनो अम्ल युक्त इकाई होती है। Ca+2 आयनों की उपस्थिति डीएनए और आरएनए के जैव गठन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट जो इसका बेसिक काम है Ca+2 का, Ca+2 का बेसिक काम है कंकाल का निर्माण करना। कंकाल का निर्माण करना मतलब हमारे शरीर की संरचना का जो आधार है, मेन संरचना कंकाल से बनी है और इसी कंकाल का निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण करता है Ca+2। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे एक पंप की, जिसको बोलते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पंप, Ca+2 Mg+2 पंप। और ये किसके लिए आवश्यक होता है? ये आवश्यक होता है तंत्रिका तंत्र के आवेग के लिए, तंत्रिका तंत्र के आवेग के लिए। जो नर्वस सिस्टम है उसके आवेग के लिए जो आवश्यक होता है, आयनिक संतुलन बनाने के लिए आवश्यक होता है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम पंप या कैल्शियम पंप कहते हैं। अब देखिए ये कैसे होगा। तंतुओं में सिरे पर स्थित मोटर या तंत्रिका नसों के आवेग से मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है। मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप उनके सेट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SR से Ca+2 आयन मुक्त हो जाते हैं। अब जो तंत्रिका ऐसी होती है, तंत्रिका कोशिका ऐसे बनी होती है, ऐसे पीछे इसके ऊपर ये बना होता है। मान लीजिए इसके ऊपर ये डेंड्राइन्स आ गए, न्यूरॉन है यहाँ पर सिरे पर क्या होगा? कैल्शियम पाया जाएगा और कभी भी कोई आवेग आएगा, मोटर जो कोशिका उस पर कभी कोई आवेग आएगा तो उसके अंदर संकुचन होगा। संकुचन होने से Kf+2 आयन जो होता है वो मुक्त हो जाता है और उससे इसकी मात्रा कितनी बढ़ जाएगी? 100 गुना तक बढ़ जाएगी। अब संकुचन के बाद जब पेशियां ढीली हो जाएंगी तो SR आयन किसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे? SR द्वारा Ca+2 को अवशोषित कर लिया जाएगा। तो कोशिका के अंदर पाया जाता है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब होता है संकुचन, संकुचन के समय क्या निकाल देता है? Ca+2, और जब वापस आते हैं तब क्या करता है? Ca+2 को ले लेता है। अब इसी कारण से, अब यही संतुलन होता है, इसी कारण से जो शरीर में दिल की धड़कन है और तंत्रिका तंत्र है वो कार्य करता है। तो हमारे शरीर में दिल की धड़कन और तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए Ca+2 की या Mg+2 इन दोनों की आवश्यकता होती है। मेन यहाँ पर Ca+2 होता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है? विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की पेशियों को, विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उसके अंदर से सिक्रीशन निकलते हैं। ग्रंथि का मतलब होता है ग्लैंड्स। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उन सभी से किसी न किसी प्रकार का सिक्रीशन निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हार्मोन बोलते हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं? हमारे शरीर की, हार्मोन के अलावा एंजाइम वगैरह भी इन्हीं ग्रंथियों से निकलते हैं, हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कैल्शियम। क्योंकि जब तक वो संकुचित नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तब तक उनमें से सेक्रीशन नहीं निकलेगा। उसके बाद इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य और होता है, वो है रक्त का थक्का बनाने में। फाइब्रोनोजन के साथ ये मिलता है, जिसको बोलते हैं फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन के साथ,
फाइब्रोनोजिन के साथ मिलकर किसका थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। अब देखो कई बार कोई रुधिर वाहिका कट जाती है या किसी की चमड़ी कट जाती है तो उससे रक्त का थक्का जमता है। तो क्या करता है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, Ca+2 आयनों की उपस्थिति में कटे हुए भाग पर एक झिल्ली का निर्माण कर लेती है। अब निर्माण कौन करेगा, निर्माण करेगा फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, और ये किसके अंदर पाया जाता है, आरबीसी के अंदर। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होते हैं, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और ये किसकी उपस्थिति में काम करेगा, Ca+2 की उपस्थिति में काम करेगा और किसका निर्माण कर देगा, रक्त के थक्के का निर्माण कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ठोस हड्डियों से मिलकर बना होता है तो हमारे शरीर के कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए इसके दूसरे कार्य। नेक्स्ट देखिए कोशिका भित्ति। पौधों के अंदर कोशिका भित्ति होती है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है कैल्शियम पिक्टेट। कैल्शियम पिक्टेट होने के कारण ये कोशिका भित्ति क्या होती है, कठोर होती है। उसके बाद दांतों के ऊपर एपेटाइट होता है, दांतों के एनामल के अंदर एपेटाइट होता है, फ्लोरो एपेटाइट के रूप में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार से पाया जाता है और इसी फ्लोरो एपेटाइट के कारण एनामल जो है, एनामल हमारे शरीर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। इसी वजह से जो दांत होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर हमने जो गुण किए ये कौन से हैं, कैल्शियम के। कैल्शियम में किस प्रकार से चीजें पाई, कैल्शियम क्या क्या काम करता है। इससे पहले हमने जो बात की वो बात की थी सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करेगा, और उससे पहले हमने बात की है कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन क्या काम करते हैं और साइटोक्रोम सी की संरचना का निर्माण किया। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको साइटोक्रोम सी की संरचना का पता होना चाहिए। हेमेथ्रिन जो है, हेमेथ्रिन का ऑक्सीजनीकरण कैसे होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, किस प्रकार से कार्य करता है और किसके लिए आवश्यक है उसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद में है कार्य, कैल्शियम के कार्य। और कैल्शियम के कार्य में एक और चीज महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हमने बात की थी, वो थी कैल्शियम मैग्नीशियम पंप, Ca+2 Mg+2 पंप, जिसको अकेला हम कैल्शियम पंप के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके लिए आवश्यक होता है, ये हमारे बीपी को कंट्रोल रखता है और तंत्रिका आवेगों को कंट्रोल रखता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक दो और इसके अंदर से टॉपिक किए हैं कि पौधों की कोशिका भित्ति के अंदर ये होता है और एपेटाइट का निर्माण करता है। अब इसके अलावा कुछ और तत्व जो मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं उनके भी कुछ कार्य हैं शरीर के अंदर और वो बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और उनके बहुत नॉर्मल से कार्य हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है क्लोरीन। सबसे पहले है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, सबसे पहली बात तो अमाशय में स्टोमक के अंदर HCl का निर्माण करेगा, धातु क्लोराइड के रूप में पाया जाएगा, कोशिकाओं के परासरण दाब का नियंत्रण करेगा। बस ये दो तीन कार्य इसके। उसके बाद सल्फर है। सल्फर क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं का घटक होगा, जैसे सिस्टीन का, थायमीन का, बायोटीन का, इंसुलिन का। ये हार्मोन होते हैं अलग अलग प्रकार के, इसका ये घटक की तरह काम करता है। और सल्फर कोएंजाइम ए होता है एक, सल्फर कोएंजाइम ए जो कि बहुत सारे चीजों का निर्माण करता है, लिपोइक अम्ल होता है। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस किसका मुख्य घटक होता है, एक तो हड्डियों का घटक होता है, उसके अलावा एडीपी, एटीपी, एनएडीपी के अंदर भी फास्फोरस मौजूद होता है। उसके अलावा आयरन। आयरन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आयरन किसका घटक है, जो आयरन है बहुत अधिक आवश्यक है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से रोग कौन सा आ जाता है, आयरन की कमी से एक महत्वपूर्ण रोग होता है जिसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया का मतलब है रक्तअल्पता कई प्रकार की होती है और आयरन के कारण ही हीमोग्लोबिन हीम प्रोटीन है और इसी वजह से वो ऑक्सीजन का परिवहन करने की क्षमता रखती है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपर। शरीर में सूक्ष्म मात्रा में कॉपर का निर्माण भी, कॉपर भी पाया जाता है। इसकी उपस्थिति में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण किया जाता है। कॉपर की उपस्थिति में ही हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण कॉपर की उपस्थिति में होता है। इसके अलावा साइटोक्रोम, ट्राइसोनेज, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह क्रियाशीलता के लिए साइटोक्रोम जो कॉपर है आवश्यक है। उसके बाद में है मैग्नीज।
मैग्नीज विभिन्न प्रकार के कार्यों के निर्माण के लिए, विभिन्न प्रकार की हड्डियों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन और फ्लोरीन। नेक्स्ट है आयोडीन और फ्लोरीन। जो आयोडीन है इसकी कमी से गोइटर नामक रोग हो जाता है। आयोडीन नमक में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित करता है। फ्लोरीन पाया जाता है हड्डियों और दांतों के विकास में फ्लोराइड के रूप में। और लिथियम जो है, लिथियम बहुत कम मात्रा में आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करता है और जिस व्यक्ति में लिथियम की कमी होती है उसमें आत्महत्या के विचार आते हैं, खतरनाक विचार, आत्महत्या के विचार। और भ्रूण के विकास के लिए जो लिथियम है ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि भ्रूण के दौरान ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है और तंत्रिका तंत्र के निर्माण में लिथियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हमने क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक इसका बचा हुआ है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।